युहुआंग माउंटेन पर जांच तुरंत शुरू हो गई। सेना को उम्मीद थी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन जल्दी ही टायरेंट नाम के रहस्यमय व्यक्ति को भर्ती कर लेगी। इस बीच वे इस घटना की सारी जानकारी को गुप्त रखते हुए अपनी खुद की जांच शुरू करने वाले थे। बारिश से भीगी उस चोटी पर एसोसिएशन के नेता ने मेजर हाली से कहा कि उन्होंने पहले से ही एक उच्च स्तरीय पायनियर को संपर्क बनाने के लिए भेजा है। फिर उसने सू चिंगिंग की ओर मुड़ते हुए उसे आदेश दिया कि वह मेजर को अपनी रिपोर्ट दे। सू चिंगिंग अचानक मिले इस आदेश से चौंक गई और घबराहट में उसकी सांस रुक गई। उसे तुरंत कुछ सोचना पड़ा और उसने एक अधूरी सच्चाई से भरी रिपोर्ट देना शुरू किया। उसने इस घटना को उस पायनियर से जोड़ दिया जिसने हाल ही में एक स्थानीय यूनिवर्सिटी के पोल्यूशन जोन को साफ किया था। अंदर ही अंदर वह डर से कांप रही थी कि कहीं वह कुछ गलत न बोल दे और फैंग यी के साथ अपनी डील का खुलासा न कर दे। उसने बताया कि वह उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बहुत मुश्किल से मिलने वाला था। उसने ये भी बताया कि उसे उस म्यूटेंट खरगोश की लाश मिली थी जिसे उसने मारा था और उसने वहां से उसके यांग फ्लेम एट्रीब्यूट को सही ढंग से पहचाना। उसने अपनी रिपोर्ट ये कहते हुए खत्म की कि वह पूरी कोशिश करेगी कि उसके करीब जाकर यह पता लगा सके कि उसने यूनिवर्सिटी का गेट कैसे साफ किया था। वह अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी, जानती थी कि सच्चाई और झूठ को मिलाकर ही वह अपनी कहानी को असली बना सकती थी। मेजर हाली ने ध्यान से सुना और यह सोचने लगा कि यांग फ्लेम एट्रीब्यूट वाला पायनियर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। वह उसकी रिपोर्ट से संतुष्ट दिखा और उसकी मेहनत की तारीफ करते हुए उसे एक प्रतिभाशाली पायनियर कहा। सू चिंगिंग ने एक तेज सैल्यूट दिया और जवाब दिया कि यह उसका कर्तव्य था। मुलाकात खत्म होने के बाद मेजर हाली ने बताया कि वे जनता से इस घटना को छिपाने के लिए प्राकृतिक आपदाओं की झूठी खबरें फैलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि स्पिरिचुअल एनर्जी की जानकारी ऑनलाइन डाली जाए जहां बुरे लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकें। जब अधिकारी बात कर रहे थे, सू चिंगिंग ने चुपचाप राहत की सांस ली कि कठिन सवालों का दौर अब खत्म हुआ। अपने घर में फैंग यी ने अपनी गोल्डन सन ब्रीदिंग टेक्निक का उपयोग करते हुए अपने सफेद हुडी को तुरंत सुखा लिया। वह उज्जवल रोशनी में चमक उठा, बिल्कुल साफ और सूखा। उसने वह हुडी पहना और अपने शरीर में हुए बदलावों की जांच की। थंडर एट्रीब्यूट जोड़ने के बाद भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसने अपनी दाहिनी हथेली की ओर देखा जहां अब नीली बिजली चमक रही थी। वह पूरी तरह बदल चुकी थी, अब उसके शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा बन गई थी और उसमें जबरदस्त बढ़त दिख रही थी। उसने अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए छोटे बिजली के गोले बनाए और महसूस किया कि वह अगले अपग्रेड के बहुत करीब है। जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह ये थी कि जो थंडर एट्रीब्यूट पहले बहुत वाइल्ड था, अब वह बिल्कुल पालतू बिल्ली जैसा शांत हो गया था। वह उसे आसानी से नियंत्रित कर सकता था। उसे याद आया कि जब उसने यांग एट्रीब्यूट अनलॉक किया था तो कितनी पीड़ा हुई थी। उसे शक हुआ कि शायद एनर्जी इस प्रक्रिया में कमजोर हो जाती है। फिर उसे याद आया कि सिस्टम ने बताया था कि यह नई शक्ति स्ट्रेंज और ईवल क्रीचर्स पर दोगुना नुकसान करती है। वह इसे आजमाने के लिए बेचैन हो गया। उसी वक्त उसके पास रखे टेबल पर फोन पर एक तेज अलर्ट आया। उसने फोन उठाया, ये सोचते हुए कि अब क्या हुआ है। पिछले हादसे के बाद उसने कुछ खास न्यूज अलर्ट सेट कर रखे थे, क्योंकि इन पागल समयों में सरकार जनता को बचाने के लिए चेतावनियां देती थी। लेकिन एक पायनियर के लिए ये चेतावनियां सिर्फ खतरे की जानकारी नहीं होती, बल्कि हर संकट में ताकत बढ़ाने का एक मौका भी होती है, चाहे उसमें जान ही क्यों न जाए। फैंग यी ने जब फोन पर मेन अलर्ट देखा तो पाया कि एक केमिकल प्लांट में जबरदस्त विस्फोट हुआ है, जिससे पूरे शहर में भारी प्रदूषण फैल गया है। सरकारी रिपोर्ट में बताया गया था कि कोई घायल नहीं हुआ और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की गई थी। लेकिन फैंग यी को इतने बड़े हादसे पर शक हुआ। उसने ऑनलाइन फोरम्स देखे जहां प्रत्यक्षदर्शियों ने कहीं ज्यादा डरावनी कहानी बताई। पास में रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें एक अजीब डरावनी फीलिंग हुई जिसे वे समझा नहीं पा रहे थे। किसी ने पूछा क्या वह कोई ठंडी ईवल औरत थी, और तुरंत एक और ने सहमति दी। भले ही कुछ लोग शक कर रहे थे, लेकिन अधिकतर लोगों में डर और चिंता का माहौल था। ठंडी और ईवल औरत की बात फैंग यी को जानी पहचानी लगी। अचानक उसके पिछले जीवन की एक भयानक याद लौट आए, एक खून से सनी हथेली और एक भयानक राक्षसी जानवर। उसे याद आया कैसे वह एक विशाल लाल डेमोनिक बीस्ट से डर कर छुपा हुआ था, जो उसके आसपास सब कुछ तबाह कर रहा था। वह प्राणी एक घिनौना कई आंखों वाला चूहे जैसा राक्षस उसके लिए बहुत जाना पहचाना खतरा था। वर्तमान में लौटते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे इन जीवों की प्रकृति याद आ गई। ये वे जानवर या पौधे होते हैं जो आत्मचेतन हो जाते हैं और फिर उनकी शक्ति पागलपन की हद तक अनकंट्रोलेबल बन जाती है। इनका हंटिंग और किलिंग इंस्टिंक्ट डरावना होता है। ये प्राणी रात के अंधेरे में प्रकट होना पसंद करते हैं। अब उसे समझ आ गया कि यह नया खतरा उस म्यूटेटेड खरगोश से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है जिससे वह पहले लड़ चुका है। उसने अपनी नीली बिजली से भरी मुट्ठी को कस लिया और
और तय किया कि वह आज रात बाहर जाएगा ताकि इन प्राणियों को बढ़ने और जीवित रहने से रोका जा सके। वह खड़ा हुआ, उसके चारों ओर नीली बिजली चमक रही थी। अब वक्त आ गया था कि वह अपनी 200% क्रिटिकल हिट पावर को एक असली लड़ाई में आजमाए। अंधेरी और तूफानी रात में बारिश सुनसान शहर की सड़कों पर गिर रही थी। जैसे ही एक ट्रैफिक लाइट बदली, एक धुंधली आकृति तेजी से सड़क पार कर गई। कुछ लबादों में ढके लोग गजब की रफ्तार से दौड़ते हुए नजर आए। वे डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के सदस्य थे और शिकार कर रहे थे। एक सदस्य ने मुख्यालय को रिपोर्ट दी कि वे अनोमली फाइल नंबर 7 का पीछा कर रहे हैं, जिसका कोड नेम है कैंडल नाइट, लेकिन टारगेट अब उनकी नजरों से ओझल हो चुका है। उस प्राणी की खास ताकत थी अंधेरे में घुल जाना, जिससे उसका पीछा करना बहुत कठिन हो जाता था। टीम के सदस्य ने फाइल में कुछ डरावनी जानकारियां और जोड़ी। अनोमली पास आने पर एक धीमी सी सिसकती आवाज करता है और इंसानों को खाना पसंद करता है। जैसे ही बिजली चमकी, टीम एक छत पर उतरी और शहर को देखा। उनके नेता, हल्के बालों और चेहरे पर एक गहरे निशान वाला दृढ़ संकल्प वाला आदमी, जानता था कि यह तूफानी मौसम क्रिएचर के शिकार के लिए सबसे सही था। उसने गंभीर स्वर में कहा कि वे ऐसा होने नहीं देंगे। कई मील दूर एक व्यस्त कमांड सेंटर में एक ऑपरेटर ने फाइल 7 की अपडेटेड जानकारी दर्ज की। उसने पुष्टि की कि कैंडल नाइट की रिपोर्ट आधिकारिक रूप से जमा हो गई है। स्थिति गंभीर थी। एक एक्सटर्मिनेशन रिक्वेस्ट हाई प्रायोरिटी पर फाइल की गई, जिसे 12 घंटे के अंदर सुलझाना था। मुख्यालय से आदेश आया कि डिस्ट्रॉयर स्क्वाड टारगेट का पीछा जारी रखे, लेकिन उनकी खुद की सुरक्षा सबसे जरूरी है। टीम ने तुरंत पीछा फिर से शुरू कर दिया और बारिश भरे शहर में इमारतों से छलांग लगाते आगे बढ़े। उनका नेता एक चमकते होलोग्राफिक शहर के नक्शे को देखता रहा, जिसमें लाल निशानों से एक्टिव एनोमलीज दिख रही थी। उसे पता था कि 12 घंटे की रिस्पांस टाइम तेज नहीं है, लेकिन मुख्यालय के पास इससे तेज कुछ नहीं था। देश बहुत बड़ा था और हर जगह एनोमलीज आ रही थी, जिससे उनके सबसे एडवांस रिसोर्सेज भी स्ट्रेच्ड हो गए थे। जैसे ही डिस्ट्रॉयर स्क्वाड टारगेट के आखिरी देखे गए स्थान के करीब पहुंचे, मुख्यालय से एक चेतावनी आई। ऑपरेटर ने बताया कि वे जिस इलाके में जा रहे हैं, वहां फिलहाल स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टिवेशन एसोसिएशन के एजेंट्स मौजूद हैं। स्क्रीन पर सू चिंगिंग की फोटो आए और ऑपरेटर ने बताया कि उनकी टीम वहां पायनियर्स पर नजर रख रही है और उन्हें मदद के लिए बुलाया जा सकता है। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के नेता ने संदेश को स्वीकार किया और मुख्यालय से कहा कि उसे बुलाएं। उसने उसके अच्छे काम के बारे में सुना था। कहीं और सू चिंगिंग इस बात से हैरान थी कि वह इतनी प्रसिद्ध हो गई थी। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड बारिश में गंभीरता से इंतजार कर रही थी। जल्दी ही सू चिंगिंग और उसकी खुद की क्लोक्ड टीम एक ऊंची छत पर पहुंची। कमर पर हाथ रखकर उसने नीचे खड़ी स्क्वाड की ओर देखा और हंसते हुए पूछा, क्या तुम लोग ही हो जो मुझे ओवरटाइम के लिए बुला रहे थे? डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर उसके इस हल्के अंदाज से खुश नहीं था। उसने सख्ती से कहा कि कैंडल नाइट एनोमली इंसानों को खाता है और यह कोई साधारण ओवरटाइम मामला नहीं है। सू की टीम के एक सदस्य ने तुरंत जवाब दिया, क्या मदद मांगने का यही तरीका है? सू जिन तब मुड़ी और जाने लगी, ये कहते हुए कि डिस्ट्रॉयर स्क्वाड को देखकर तो लग रहा है कि उन्हें किसी मदद की जरूरत ही नहीं। उसने घोषणा की कि उनकी टीम यिंग स्क्वाड अब रवाना होगी। जैसे ही वे जाने लगे, उसकी टीम के सदस्यों ने आपस में बातें की। कोई उसकी खतरनाक एटीट्यूड को लेकर चिंतित था, तो कोई उसकी रक्षा करते हुए बोला कि उनके अपने मिशन भी उतने ही जानलेवा होते हैं। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर तुरंत घबरा गया और उसे रोकने के लिए चिल्लाया। उसने अपने सख्त लहजे के लिए माफी मांगी और उससे मदद की गुहार की। उसने समझाया कि कैंडल नाइट कितना खतरनाक है और अगर उसकी प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्किल्स नहीं मिलती तो उनकी टीम को भारी नुकसान होगा। उसने जोर दिया कि अगर उनकी टीम फेल हुई तो शहर के लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वह राक्षस सबको मार डालेगा। आखिरकार साथ काम करने की सहमति हुई और दोनों टीमें बारिश से भीगी एक छत पर एक साथ खड़ी हो गईं, शिकार के लिए तैयार। सू ने ध्यान केंद्रित किया और उसकी हथेली में नीली रोशनी से चमकती हुई एक ऊर्जा की गेंद प्रकट हुई। उसने घोषणा की कि उसे क्रिएचर मिल चुका है। उस एनर्जी ऑर्ब ने फैलकर क्रिएचर की लोकेशन दिखा दी। एक केमिकल प्लांट के अंधेरे और भीगे खंडहरों में छुपा वह भयानक कई आंखों वाला चूहे जैसा कैंडल नाइट कुछ खा रहा था। उसकी फाइल में लिखा था कि उसे अंधेरा, नमी और इंसान खाना पसंद है। टारगेट मिलते ही सू चिंगिंग ने संयुक्त अभियान शुरू करने का आदेश दे दिया। उस क्रिएचर की इंद्रियां तेज थीं और उसने तुरंत उनकी उपस्थिति को भांप लिया। जैसे ही हमला उस जगह पर हुआ जहां वह था, वह उछलकर वहां से हट गया। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के एक सदस्य ने बताया कि क्रिएचर ने उन्हें देख लिया है और टीम को फॉर्मेशन में आने का आदेश दिया। स्क्वाड के सदस्य तेजी से हिले, उनके लबादे धुंधले होकर क्रिएचर के चारों ओर फैल गए। उन्होंने उसे घेर लिया और पूरी ताकत से हमला करने को तैयार हुए। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का एक सदस्य आगे बढ़ा और हमला करने का आदेश दिया। उसका प्रहार क्रिएचर पर इतना जोरदार था कि वह एक मलबे के ढेर में जा गिरा, लेकिन क्रिएचर कमजोर होने के बजाय और भयानक हो गया। उसकी पीठ पर लाल फोड़े और काले कांटे उभर आए। क्रोधित कैंडल नाइट ने एक डरावनी चीख के साथ पलटवार किया और अंधे ऊर्जा का एक भंवर बना दिया। सू चिंगिंग ने डर से चिल्लाते हुए चेतावनी दी कि वे साउंड वेव से बचे और झुक जाएं, लेकिन उसकी चेतावनी जरा देर से आई। क्रिएचर की सोनिक ब्लास्ट इतनी ताकतवर थी कि स्क्वाड के सदस्य उड़ते हुए दूर जा गिरे। डिस्ट्रॉयर
डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर छत से गिरकर नीचे की सड़क पर जा गिरा। उसकी टीम का एक सदस्य उसके पास दौड़ा। लीडर ने खुद को संभाला, घायल लेकिन जीवित। उसने स्वीकार किया कि अगर वह आखिरी पल में पीछे नहीं हटा होता तो उसकी सारी हड्डियां टूट जाती। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि वे एक भयानक खतरे में हैं। अगर यह क्रिएचर और ज्यादा देर शहर में रहा तो एक बड़ी तबाही निश्चित थी। लड़ाई और भयानक हो गई। कैंडल नाइट ने चमगादड़ जैसे पंख उगाए और उसकी गर्दन से हरे एनर्जी की चमक के साथ एक गर्जना निकली। फिर उसने हवा में जहरीले हरे धुएं से भरा हुआ एक काला द्रव्य उगला जो जमीन को पिघलाने की कोशिश में था ताकि वह नीचे सुरंग बनाकर भाग सके। सू की टीम के एक सदस्य ने चेतावनी दी कि क्रिएचर के पास करोसिव डार्क पावर है और यह जिससे भी टकराएगा वह नष्ट हो जाएगा। उसने बताया कि उनकी टीम के पास इतनी शक्तिशाली ताकत नहीं है कि उससे मुकाबला कर सके, लेकिन सू चिंगिंग शांत रही। उसने अपनी टीम को सतर्क रहने और डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के फॉर्मेशन को नुकसान न पहुंचाने का आदेश दिया। उसने उन्हें याद दिलाया कि उनकी असली जिम्मेदारी जानकारी इकट्ठा करना और रणनीति में मदद करना है। इसी बीच डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का एक सदस्य अपने डैगर के साथ क्रिएचर पर वार करने को तैयार था। तभी अंधेरे से एक जोड़ी लाल चमकती आंखें झलकी। कैंडल नाइट अपने पंखों के साथ अचानक सामने आया और टीम के एक सदस्य के वार से बाल बाल बचा। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड के लीडर ने गुस्से में चिल्लाया कि क्रिएचर को भागने न दे। वह क्रिएचर शहर की सड़कों से उड़ते हुए भागने लगा। पीछे पीछे यिंग स्क्वाड के क्लोक्ड सदस्य दौड़ते रहे। एक ऊंची छत से सू चिंगिंग और उसकी टीम के दो सदस्य देख रहे थे। अचानक उसे उस दिशा से स्पिरिचुअल एनर्जी का तेज उभार महसूस हुआ जहां क्रिएचर भाग रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने अपनी टीम को बाहर रुकने का आदेश दिया और खुद क्रिएचर के पीछे अकेली चली गई। दौड़ उसे एक बड़े अंधेरे सुनसान फैक्ट्री तक ले गई। अंदर पहुंचकर सू ने कहा कि वह क्षेत्र की स्पिरिचुअल एनर्जी को स्कैन करेगी। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर उसकी कलाई पर लगे हाईटेक घड़ी को देखता रहा। उसने पुष्टि की कि यह एसोसिएशन का नया उपकरण है और बताया कि यह घड़ी यह बताती है कि कोई स्क्वाड कितने एनर्जी लेवल तक सुरक्षित रूप से ऑपरेट कर सकती है। आमतौर पर यह स्तर 50 होता है। कैंडल नाइट का रीडिंग 48 था। अचानक उसकी घड़ी तीव्रता से चमकने लगी और रीडिंग 80 के पार चली गई। सू ने चिल्लाकर कहा कि एनर्जी लेवल्स पागल हो रहे हैं। उसी पल ऊपर की बीम्स पर एक विशाल हरी आंखों वाला शैडोई क्रिएचर प्रकट हुआ। वे एक जाल में फंस चुके थे। सू को भय के साथ समझ आ गया कि फैक्ट्री में एक क्रिएचर नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। एक और राक्षसी चेहरा उनके पीछे प्रकट हुआ। डिस्ट्रॉयर स्क्वाड का लीडर घबरा गया और चिल्लाया कि उन्हें तुरंत पीछे हटना होगा। स्थिति को संभालते हुए सू ने रणनीतिक वापसी की योजना बनाई और मुख्य द्वार की ओर भागने का सुझाव दिया ताकि छिपा हुआ दुश्मन सामने आ सके। उसने एक एनर्जी ब्लास्ट फेंककर रास्ता साफ किया और टीम को उसका पीछा करने को कहा, लेकिन भागने से पहले ही वह दर्द में चीखी और गिर गई। उसकी इंद्रियां एक अदृश्य जहर गैस से भर गई थी। अब सू अकेली थी फैक्ट्री की हरी धुंध में। उसने अपनी टीम को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे पता था कि वे आसपास ही हैं, लेकिन जहर ने उन्हें उसे महसूस करने से रोक दिया है। अब उसे पूरी साजिश समझ आ गई थी। कैंडल नाइट उन्हें इस फैक्ट्री तक लाया था जो एक और भी ताकतवर क्रिएचर का क्षेत्र था। एक विशाल सर्प जिसकी ऊर्जा वह पहले बस हल्की सी महसूस कर पाई थी। उसके ख्याल के साथ ही वह शैडोई सर्पेंट हरी आंखों और आर्मर्ड सिर वाला उसके सामने प्रकट हो गया। अब वह समझ गई कि कैंडल नाइट की सामान्य डार्क पावर से कहीं ज्यादा खतरनाक ये दूसरा प्राणी है जिसकी ब्लैक मिस्ट एक शक्तिशाली जहर है। ये गैस चुपचाप शिकार को पैरालाइज करती है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चूस लेती है। अगर कोई इसका मुकाबला करे तो उसकी ऊर्जा और तेजी से खत्म होती है और वह निश्चित रूप से मारा जाता है। सू को महसूस हो रहा था कि उसकी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी है और इसके बिना वह भी बस एक और शिकार बन जाएगी। वह जमीन पर गिर गई, पूरी ताकत चुक गई थी। उसे एहसास हुआ कि यह क्रिएचर उन्हें बस खेल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसने आंखें बंद की और सोचा, क्या यही उसका अंत है? फैक्ट्री के हरे अंधेरे में लिटी हुई सू चिंगिंग की आंखों में एक चमक लौटी जब ऊपर से एक उज्जवल रोशनी की किरण फैली। अचानक फैक्ट्री की छत फट गई और भीतर चकाचौंध रोशनी भर गई। उसकी आंखें हैरानी से खुली जब उसने देखा कि उस रोशनी से एक आकृति नीचे आई। वह फैंग यी था। वह मलबे पर सहजता से उतरा। उसका हुडेड चेहरा उस चमकती छत के पीछे साफ दिख रहा था। वह विशाल सर्प के सामने खड़ा हुआ और तुरंत पहचान गया कि वह एक डार्क एट्रीब्यूट क्रिएचर है। बिना किसी चेतावनी के सर्प ने हमला किया। उसके विशाल दांत उसकी ओर लपके। उसी वक्त कैंडल नाइट भी अंधेरे से निकलकर पीछे से उस पर झपटा। फैंग यी ने सर्पेंट के वार से बचते हुए खुद को उस चूहे जैसे क्रिएचर के सामने पाया। जब दोनों क्रीचर्स उसके पास आए तब उसे यह जाल पूरी तरह समझ आ गया। एक चौंकाने वाले कदम में फैंग यी ने कैंडल नाइट को अपने कंधे पर काटने दिया। जैसे ही खून उछला उसने क्रिएचर की चतुराई को नोट किया। एक क्रिएचर शिकार को फंसाने के लिए था, दूसरा उन्हें मारने के लिए। उसने उस क्रिएचर को चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुझे इंसानों को काटने में मजा आता है? इसके बाद उसने अपनी नई शक्ति को उजागर किया। उसके शरीर से नीली बिजली फूटी और उसने क्रिएचर को ललकारा कि उसकी थंडर पावर का स्वाद चखे। उसी समय उसने अपने खाली हाथ से एक विशाल
गोल्डन सोलर बीम छोड़ा जो सीधा सर्पेंट को लगा। अब बिजली से ढका हुआ और स्टन रैट क्रिएचर से मुक्त फैंग यी पूरी ताकत से सर्पेंट की ओर मुड़ा और उस पर गोल्डन फ्लेम्स का तूफान छोड़ते हुए चिल्लाया, अब देख फायर को कितना झेल सकता है तू। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो ऐसी ही और भी अद्भुत दुनियाओं और अनजाने रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल वनॉक्स एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहें।